नसीन, वो रजीम चेंज ईरान में करने आए थे, लेकिन जो जंग का रिजल्ट आया है इससे रजीम चेंज है वो कहीं और भी हो सकती है। इस वक्त इस जंग जिस तरह से बैकफायर हुई है, बहुत बड़ा क्राइसिस नजर आ रहा है अमेरिका में, यूरोप के अंदर, और अमेरिका और यूरोप के रिलेशंस में बहुत बड़ा क्राइसिस जब नजर आ रहा है। और वाशिंगटन में सूरत हाल यह है कि बहुत सारे ओहदेदार फारिग हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर अब सबसे बड़ा मसला यह है कि इस डिजास्टर का जिम्मेदार कौन है, इस डिजास्टर का मलबा जो है वो किसके ऊपर डाला जाए, इस डिजास्टर में हमें लेकर कौन गया है। यह अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा डिजास्टर है, और यह एक समझ लें कि वो डिजास्टर हुआ है कि अमेरिकन एम्पायर शायद जब वो इससे रिकवर नहीं कर सकेगा। इत्तेहादियों का ट्रस्ट गया, पैसे जाया हुए, और आप देखें कि पेट्रोल डॉलर दांव के ऊपर लग चुका है, अरब उनका एतमाद जब वो जा चुका है, और अमेरिकी मिलिट्री जिस तरह से एक्सपोज हुई है, अमेरिका के टॉप ऑफ द टॉप वेपन जिस तरह से एक्सपोज हुए हैं, ठीक है ना, उनकी सारी टेक्नोलॉजी, उनकी सारी बर्तरी जिस तरह से एक्सपोज हुई है, सारी चीजें, इसकी कई डायमेंशंस हैं। तो अब इतने बड़ा डिजास्टर और इसके जिम्मेदार कौन है, ठीक है ना। तो एक तो वहां तो पीट हेगसेथ जो है वो सबसे ज्यादा इसका नाम आ रहा है कि ये वहां पर जब उसको फारिग भी किया जा सकता है। अगले 24 घंटे जब बड़े क्रूशल होंगे, क्योंकि यहां पर अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उसमें क्या तय हो जाएगा, यानी क्या यहां पर राउंड्स होंगे, एक के बाद दूसरा राउंड, 24 घंटों में क्या चीज है वो तय हो जाएगी, क्या सारी चीजें इसी में तय हो जाएंगी। आप देखेंगे जंग कॉम्प्लेक्स कितनी है, लेबनान का फ्रंट है, ईरान का फ्रंट है, खलीज फारस है, फिर जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं वो भी देखे ना, कुछ मुल्क तो नेतन्याहू की भी टीम बने हुए थे, तो वो तो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों या फिर ईरान को कोई अपर हैंड जो वो हासिल हो, और वो मुल्क भी हैं जो इसराइल की तरफ जाने वाले मिसाइल रोक रहे थे। अब वो तो कहीं नजर ही नहीं, उनको तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही, उनका कोई बयान आपने सुना है, वो कहीं ना कोई मीडिया अपीयरेंस दे रहे हैं, ना कोई बयान जारी कर रहे हैं, उनको तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही, जो इसराइल की तरफ जाने वाले मिसाइल रोक रहे थे, और पता नहीं वो तारीख में कैसे याद रखे जाएंगे। देखें अजमत आज किसकी है, उनकी है जिन्होंने इसराइल की तरफ जाने वाले मिसाइल रोके, या जिन्होंने एक वो जंग लड़ी जो आज तक कोई लड़ नहीं सका और मजलूमों के साथ खड़े हुए, उनकी अजमत है या वो दूसरे वालों की अजमत है, अब जरा अंदाजा करें। तो 24 घंटे इस हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि हिजबुल्लाह ने 30 रॉकेट दाग दिए इसराइल पर, और हिजबुल्लाह पहुंच गई है हाइफा तक। हिजबुल्लाह जो है वो उसका मैसेज अगेन एंड अगेन वाजे है, 30 रॉकेट्स दाग दिए और हाइफा तक जब अब रॉकेट्स पहुंच गए, इसराइल की बमबारी का जवाब दिया जाएगा, खामोशी नहीं बरती जाएगी। और उधर से ईरान स्टेटमेंट जारी कर रहा है, उन्होंने कहा पेनफुल रिस्पॉन्स देंगे अगर ये हमले नहीं रुकवा जाते। बार बार वो ये स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, तो वो 24-48 घंटों में किसी वक्त जब जवाब दे सकते हैं। अभी पाकिस्तान उनको रोका हुआ है कि हमें थोड़ा सा जब टाइम दे। एक तारीखी वाकया हो रहा है अब ये जो जंग हारी है पूरे वेस्ट ने, ये पूरे वेस्ट की जंग थी, इसमें ये ना सोचेंगे ये मुल्क नहीं था वो नहीं, ये पूरे वेस्ट की जंग थी। जिस तरह से अब वो हारे हैं तो ये बहुत बहुत कुछ बदलेगा, बहुत सारी डायमेंशंस में आपको चीजें नजर आएंगी। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, ये भी बहुत बड़ी सपोर्टर हैं इसराइल की। सो ये दौरा करने जा रही है ईरान का। किसका? ईरान का। जी हां, ये एक नई दुनिया का इजहार है। देखिए ईरान के साथ अगर वेस्टर्न नेशंस, वैसे तो ओआईसी नेशंस भी अगर ईरान के साथ इंगेजमेंट शुरू कर दें तो यह भी इसराइल को हजम नहीं होता, लेकिन वेस्टर्न नेशंस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वेस्टर्न नेशंस आकर ईरान के साथ कोई इंगेजमेंट करें, दौरे हो, सैंक्शंस का खात्मा हो, ताल्लुकात का रिवाइवल हो। यह इसराइल की मौत है। बाकी छोड़ दें, मिलिट्री हमले ये छोड़ दें, सिर्फ वेस्टर्न और ईरानियन रिकंसिलिएशन अगर हो जाती है, अगर इंगेजमेंट शुरू हो जाती है, अगर ताल्लुकात नॉर्मल हो जाते हैं, ये इजराइल की मौत है। तो आज जर्मनी, साउथ कोरिया और अब इटली से खबर आ रही है कि इटली की प्राइम मिनिस्टर खुद ईरान का दौरा करने जा रही है। इसके बहुत सारे मतलब हैं, लेकिन 2-3 मोटे मोटे मतलब यह हैं कि जो 40-47 साल झूठा प्रोपेगेंडा इजराइल ने घड़ा था, जितना उन्होंने ईरान को आइसोलेट किया, जितना ईरान को डेमोनाइज किया, वो सब के सब फारिग हो रहा है। और ये जो यूरोपियंस हैं, ये भी अपनी आंखों से वो जो इन्होंने जानबूझकर पट्टी पहनी हुई थी, अब वो पट्टी उतारकर ये फेंक रहे हैं साइड पर, और ईरान के साथ डायलॉग शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि
इनको नजर आ गया कि अमेरिकी मिलिट्री उसने शिकस्त खाई, और दूसरा यह है कि इस जंग में इनका नुकसान है। पहले ये समझ रहे थे कि ये जंग इनके फायदे में होगी, अब इनको पता चला है कि इससे तो उनका सबसे बड़ा जो राइवल है रशिया, उसको फायदा हुआ है। और मिडिल ईस्ट की जंगों से कोई फायदा नहीं है। यूरोप का एनर्जी भी बंद होती है, फिर जो माइग्रेशन है वो भी ज्यादा होती है, और फिर जीत भी कोई नहीं। तो जानबूझकर एक यूरोप ने पट्टी पहनी हुई थी अपनी एरोगेंस पे, अपनी बेबी की मोहब्बत में, तो अब वो पट्टी उतारना पड़ गई है अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए। तो यानी एक नया दौर शुरू हो रहा है जिसमें वो ईरान से बात करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बात करनी है तो फिर जंग कैसे होगी? और ये इस बात का इजहार है, इन दौरों के अनाउंसमेंट का से इस बात का इजहार है कि मिलिटरीली आप ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ईरान के साथ डायलॉग ही करना होगा, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुलवाने का एक ही तरीका है कि ईरान को जरा कूल डाउन किया जाए और मामलात को वापस लाया जाए और बिल्कुल ताल्लुकात नॉर्मल किए जाएं, सैंक्शंस का खात्मा किया जाए। क्योंकि देखें बार बार ईरान के साथ नाइंसाफी की गई है। न्यूक्लियर डील ईरान ने की, सिर्फ नेतन्याहू की पावर, उसके क्या कहते हैं, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन के ऊपर इतनी वो बोगस थी, सिर्फ पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन के ऊपर ट्रंप जो है वो यूनिलैटरली इस न्यूक्लियर डील से निकल गया। ईरान 2 साल तक इंतजार करता रहा कि कोई हमसे आए और राब्ता करे और इस डील को दोबारा रीन्यू करे, कोई नहीं आया। ईरान ने इनरिचमेंट जब बढ़ाना शुरू कर दी, फिर जब दोबारा ट्रंप आया है, हमला हुआ ईरान पर, मुज़ाकरात हुए, और मुज़ाकरात के दौरान हमला हुआ। जब अमेरिका इस तरह से मुज़ाकरात कर रहा होता है और उसके दरमियान हमला करता है, उसका मतलब यह होता है कि अगर हम यहां टेबल पर बैठे हैं, टेबल पर बैठे हैं दोनों निगोशिएटर, अमेरिका उठ गया और उसने जाकर बमबारी शुरू कर दी, इसका मतलब यह है कि वो सफास्ती से इनको मिटाने जा रहा है। अगली बार इस काबिल नहीं होंगे कि यहां टेबल पर आकर बैठ सकें। टेबल की चेयर पर वो नहीं बैठेंगे, वो टेबल पर मेन्यू होंगे। इसका मतलब यह होता है ड्यूरिंग निगोशिएशन जब अमेरिका इस तरह से उठकर जाता है और हमला करता है, इसका मतलब यह है कि वो बस अब उनको उनका नामो निशान ही मिटा देगा। तो निगोशिएशंस किससे करने हैं? फिर उसी नाक के साथ, उसी मुंह के साथ फिर ईरानियंस के साथ बैठना पड़ा टेबल पर, फिर हमला किया, और मकसद यही था कि अब की बार तो इनको सफास्ती से मिटा ही देंगे। अब देखें कितने निगोशिएटर जब वो शहीद हो गए, कितने निगोशिएटर शहीद हो गए। तो ओवरऑल पूरी नेशन को ही इसी तरह से खत्म करना था कि ये इस काबिल ही नहीं होंगे कि हमारे सामने किसी सीट पर बैठ सकें। फिर ईरानियंस सर्वाइव कर गए, और अब अमेरिका उसी नाक के साथ, उसी मुंह के साथ दोबारा उनके साथ मुज़ाकरात करने जा रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है। दहाइयों का इनजस्टिस, दहाइयों का जुल्म, दहाइयों की इग्नोरेंस, घमंड, और सिर्फ उन्हें बेबी के लिए। तो अब उनको यह नजर आया है कि एक ही रास्ता, तो अगर देखें अभी भी वो अगर दूसरा रास्ता लेते हैं और फिर जंग की तरफ चले जाते हैं, तो नतीजा वही है जो आज निकला है, इससे भी बदतर नतीजा इनके लिए होगा। और अभी आप देखिए नेतन्याहू ने क्या किया है कि स्पेन के साथ जंग छेड़ दी है, स्पेन के नुमाइंदों को निकाल दिया अपने मुल्क से, और इसने कहा है कि स्पेन इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ है और स्पेन को उसकी कीमत चुकाना पड़ी होगी। यह ताजा तरीन डेवलपमेंट है। यूरोपियंस को इजराइल धमका रहा है, जिसकी वजह से यह कायम है, यूरोपियंस को धमका रहा है। तो स्पेन ने उसके जवाब में तेहरान में अपना सफारत खाना खोलने का ऐलान कर दिया। तो यूरोपियंस को ये जो मसनूई पट्टी जानबूझकर अपनी आंखों पर पहनी हुई थी अपने बेबी के लिए, जानबूझकर उन फैक्ट्स को इग्नोर करते थे, जानबूझकर सही को गलत और गलत को सही कहते थे, पता इनको सारा था। अब आना पड़ेगा, रियलिटी को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, उन झूठों के पलंदों को उठाकर साइड पर फेंकना पड़ेगा, वगरना ये झूठ के पलंदे इनको मजीद जंगों में लेकर जाएंगे, जो इनकी मैशतों का मजीद बेड़ा गर्क करेंगे। और आप देखिए कि चाइना एज अ सुपर पावर स्टेटस वो बढ़ता चला जा रहा है। और जो ताइवान की मुलाकात हुई है ताइवान के अपोजिशन लीडर की, उसको मामूली मत लें, उसको हल्के में मत लें। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के पार्ट्स हैं ये सारे। ताइवान का मेनलैंड चाइना में वापस जाना, चाइना एक चीज का इंतजार कर रहा है, वो ये है कि जिस दिन ताइवान और चाइना एक हो जाएंगे, उसके बाद चाइना फिर किसी और अंदाज में आपको वर्ल्ड स्टेज के ऊपर नजर आएगा। उसको हल्के में मत लें। और ये वाकया नहीं होना था अगर ये वाकयात इधर मिडिल ईस्ट में ना हो रहे थे। तो अगर ये यूरोपियंस और वेस्ट की नेशंस जिन्होंने कई 100 साल हुक्मरानी की है, और अभी वैसे इनको हजम नहीं हो रहा कि हमारा इक्तदार जा रहा है, लेकिन इस इक्तदार को बचाने का यही तरीका है कि उस बेबी को लगाम डालें और अपने झूठों के पलंदे को उठाकर साइड पर रखें, वरना ये झूठों के पलंदे फिर इनको जंगों में ले जाएंगे और मजीद तबाह बर्बादी होगी। तो
अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ये सही रास्ता लें, बेबी को लगाम डालें, ईरान के साथ ट्रेड करें, बाकी कौमों के साथ करें और कंपटीशन में आए। अभी भी ईरान के मुकाबले वो अच्छी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, उनकी मैशतें बड़ी हैं, तो क्या ईरान उनके लिए कोई खतरा नहीं है। हमेशा ईरान के साथ नाइंसाफी हुई है। तो कंपटीशन में आए, टेक्नोलॉजी बनाएं, बेचें, अपने गाड़ियां बेचें, अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो बेचें, ईरान का ऑयल खरीदें, ईरान में आकर अपना सामान बेचें। ईरान को बहुत सारी चीजें ईरान को चाहिए, आप आकर बेचें। ईरान की इतनी बड़ी मार्केट है, 92 मिलियन पीपल, आइए अपना सामान बेचें, खुद भी खुशहाली की तरफ जाएं, ईरान को भी जाने दें। लेकिन ईरान को आइसोलेशन में देखें, इन्होंने धमकी दी थी ना ईरान को, तुम्हें पत्थरों के दौर में धकेलेंगे। वैसे तो एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये जिन्होंने कहा था ना कि पत्थरों के दौर में धकेलेंगे, पत्थरों के दौर में भी ईरान एग्जिस्ट करता था, ये नहीं एग्जिस्ट करते थे। ठीक हो गया, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि पत्थरों के दौर में धकेलेंगे, तो ईरान ने करके दिखाया कि हम तुम्हें भी पत्थरों के दौर में साथ ले जाएंगे। हम नहीं है तो फिर कोई भी नहीं है, हम फिर सबकी मैशतों को और सब उस चीज को ना पत्थरों के दौर में वापस ले जाएंगे, सबकी मैशतें फिर डूबेंगी। ईरान ने फिर इनको यह जवाब दिया, जिसके बाद इनकी दौड़े लगी। यकीन मानिए अगर ईरान रिस्पॉन्ड करने के काबिल ना होता, अगर ईरान इनके ऊपर इतनी बड़ी इकोनॉमिक कॉस्ट लागू ना कर पाता, ये बिल्कुल इनके आंख और कान बिल्कुल वैसे ही बंद होते जैसे गजा पर इन्होंने बंद किए रखे। वगरना जितने बड़े मुजाहरे गजा के लिए हुए हैं वो ईरान जंग में तो नहीं हुए हैं। ये अपने आप को बड़ी जमहूरियतें, ह्यूमन राइट्स, इतने बड़े मुजाहरे गजा के लिए हुए, क्या किया इन्होंने? वहां से एड फ्लोटेलास चलते थे गजा के लिए और इजराइल उन पर गोलियां चलाता था, उनके पर ड्रोन्स भेजता था। क्या करते रहे यूरोपियंस? और आलमी अदालत ने जो इनकी अपनी बनाई हुई हैं, उन्होंने अगर एक वारंट जारी कर ही दिए थे तो उल्टा उन जजेस की जिंदगी बदतर कर दी गई, उन पर सैंक्शन लगा दी गई। आंखें नहीं खोलेंगे तो बस सीधी सी बात। अब जरा एक और काम हो रहा है, कतर एंड साउथ कोरिया, इनके बैंकों में ईरानी पैसे पड़े हुए हैं जो सैंक्शंस की वजह से फ्रीज है। इस वक्त दौड़ लगी हुई है कि जल्दी जल्दी ये पैसे रिलीज करो और ईरान को वापस करो। और सारे वो कतर ने को बदनीयती पर नहीं किए थे, अमेरिका का प्रेशर था, उन्होंने किया। अब दौड़े लगी हैं सबकी, पैसे वापस करो ईरान को। और अब इसराइल का फैसला करना है, आने वाले दिन जब वो क्रूशल होंगे, क्योंकि इसराइल को चाहिए जंगें और अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि वो जंग छेड़ सके। ये बात सीधी सी है। वो ड्रैग होंगे तो बेबी के लिए होंगे, और जो कुछ बचा हुआ है अमेरिका के लिए बेहतर यही कि इसको समेट ले, नहीं तो फिर ये जो बचा हुआ है ये भी नहीं होगा, भागते चोर के लंगोटी भी नहीं होगी। अच्छा, अब जरा ईरान के स्पीकर की जो स्टेटमेंट आ रही है, उन्होंने कहा कि ना ही लेबनान में सीज फायर हुआ है और ना ही ईरानी फ्रीज एसेट्स को रिलीज किया गया है। सो पहले ये दो काम होंगे तो फिर निगोशिएशन शुरू होंगे, ये उनका स्टेटमेंट आया है। इस पर काफ़ी रौला रप्पा चल रहा है, शोर शराबा है कि अच्छा निगोशिएशन क्या होंगे नहीं होंगे। तो बहरहाल निगोशिएशन होप सो होंगे। तो लेकिन ईरान ये बिल्कुल अपनी जो शरात है वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से वाजे कर रहा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है, अजीम ग्रेट वॉर टाइम फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर अब्बास अरगची जो है वो याद रखे जाएंगे। क्या तहम्मुल, क्या विजडम ड्यूरिंग द वॉर, वो किस तरह से बात कर। उधर जब वो अमेरिका, एक बड़ी कौम, बड़ा मुल्क जो लीडरशिप पढ़ाता है, जो सियासत पढ़ाता है, जो डिप्लोमेसी पढ़ाता है, तो वो जब बात करता था तो उनकी जुबान जरा सुने, और जब ईरान का फॉरेन मिनिस्टर बात करता था तो जरा उसकी जुबान सुने। कौन ज्यादा महजब याफ्ता लगता था, कौन ज्यादा तहजीब याफ्ता जो लगता था। तो ग्रेट वॉर टाइम फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर अब्बास अरगची जो याद रखे जाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका मस्ट ऑनर इट्स कमिटमेंट बाय इंक्लूडिंग लेबनान इन द सीज फायर। देखें, सबको पता है कि लेबनान शामिल था, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा, साउथ कोरिया, सो ऑन, सब के सब कह चुके हैं कि लेबनान तो था, उसको शामिल करो। तो अब अमेरिका से बदअहदी कर रहा है और अपनी क्रेडिबिलिटी को मजीद डैमेज कर रहा है अपने बेबी के लिए। तो ये वो लम्हा आ गया है 80 साल के जुल्म, और जुल्म भी वो कि जो ना हमारी जुबानें सुना सकती हैं और ना किसी के कान सुन सकते हैं। उन 80 साल की ना खत्म होने वाली जुल्मों की दास्तान जो क़यामत तक सुनाई जाती रहेंगी और पढ़ाई जाती रहेंगी।
तो और जो आने वाली जनरेशन ये सवाल करते रहेंगी कि उस वक्त बाकी इंसान क्या थे और क्या कर रहे थे वो, जब इतना बड़ा जुल्म यहां पर हो रहा था। तो 80 साल के जुल्मों के बाद अब वो इसके स्पॉन्सर्स, इस एंटिटी के स्पॉन्सर्स के ऊपर वो लम्हा आ गया है कि उनका अपनी जो है ना अपना तरक्की कह लें, अपने नेशनल इंटरेस्ट, वो दाव पर है। तो उनको फैसला करना, इस बेबी को लगाम डालनी। सो ईरान ये कह रहा है कि इफ हमले जारी रहते हैं लेबनान के ऊपर, वी विल रिस्पॉन्ड इन अ पेनफुल मैनर, बहुत बहुत पेनफुल मैनर के अंदर हम अटैक करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर ये जंग दोबारा छिड़ती है या फिर ईरान और इसराइल में जंग छिड़ जाती है, ईरान का रिस्पांस पहले से कई गुना ज्यादा तबाहकुन होगा। और अमेरिका में आपको बता दूं, अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है इस जंग में आने के। अमेरिका में तो फड्डा, ये शदीद फड्डा इस वक्त, वो जॉन कैरी हैं, ये एक फॉर्मर उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे हैं, और ये भी बड़े प्रो इसराइल हैं। वहां पर कौन है जो प्रो इसराइल नहीं है? सो जॉन कैरी जो है, ये आज इसका बयान आया है, इसने कहा है कि ये जो नेतन्याहू है, ये बुश, बाइडन, ओबामा, इन सब के पास ये फार्मूला लेकर आया था। ये जो फार्मूला इसने ट्रंप को पेश किया है, सब प्राइम मिनिस्टर्स ने इंक्लूडिंग बुश रिजेक्ट कर दिया और ट्रंप ने उसको एक्सेप्ट कर। तो वहां पर तो ये फड्डा चल रहा है कि भाई ये तो वो प्रोजेक्ट है जो कब से ट्रंप सबको बेवकूफ, कब से नेतन्याहू सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। किसी प्रेसिडेंट ने उसको बाय नहीं किया। तो वहां पर तो अभी ये हिसाब होना है कि ये क्या हुआ, क्या है। फिर अमेरिका जंग में आ जाए, ये आप भूल जाएं, मतलब तबाही होगी। जो कुछ समेट सकता है अमेरिका बस समेट ले, वगरना वो भी नहीं मिलेगा। बड़ी मुश्किलों से एक अनहोनी को होनी कर दिखाया पाकिस्तान ने, एंड विद द हेल्प ऑफ चाइना, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड टर्की, कि उसने वो जंग रुकवा दी जो रुकने वाली नहीं थी। अमेरिका को वे आउट दे दिया, दोबारा नहीं मिलेगा। एंड ईरान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारे कंट्रोल में रहेगा, इसकी हम मैनेजमेंट करेंगे और न्यू लॉ और लेजिटिमेट राइट है हमारा ये सारा। कोई टैंकर वहां से नहीं गुजर रहा, तीसरा दिन है, ठीक है। तो इस पर अब यूरोप में फटा है, वेस्ट में बड़ा मसला है कि ये खुलवाना है, तो ये नहीं खुल सकता, ये नहीं खुल सकता अब थ्रू मिलिट्री फोर्स। ये जो नेटो आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, कुछ नहीं, ये खुल ही नहीं सकता। तो ईरान से बात करना पड़ेगी। ईरान से बात करने के लिए वो जो सारी कमिटमेंट्स हुई हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी। ईरान ने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोला ना, लेकिन लेबनान पर बमबारी की वजह से बंद करना पड़ा। उन्होंने बंद किया तो पहले कमिटमेंट्स पूरी करें, सैंक्शंस का खात्मा करें, और ये गारंटी देंगे दोबारा ईरान पर हमला नहीं होगा, और फिर ईरान सोचेगा। सो $7 बिलियन पड़े हुए हैं ईरान के पैसे साउथ कोरिया और कतरी बैंक्स के अंदर, जिसके ऊपर इस वक्त दौड़ लगी हुई है कि फौरी इन पैसों को रिलीज करो। यह होता है जब आप जंगें जीतते हैं। हिजबुल्लाह ने 30 रॉकेट जो फायर किए हैं, बहुत सारे सेटलमेंट्स में, नहारिया में सायरन जो वो बज रहे हैं, और बुलडोजर्स के ऊपर हिजबुल्लाह बता रही है कि हमने बहुत सारे बुलडोजर्स के ऊपर अटैक किया है। गलीली में सायरन बज रहे हैं। इजरायली मीडिया बता रहा है कि 2 इजरायली फौजी जो उनकी कैजुअलिटीज हुई हैं। और लेबनान के सदर की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ रही है। पहली बार उन्होंने जरा इजराइल को तगड़ा सा बयान दिया है, कह रहे हैं कि इजराइल जो हमले कर रहा है ये हमें डिटर नहीं कर सकेगा टू प्रोटेक्ट आवर लैंड। ये इस तरह की बात उन्होंने की है। ये हुकूमत जो पहले दिन से अनरियलिस्टिक इसकी अप्रोच थी, इसको होश के नाखून लेने चाहिए और लेने पड़ेंगे, वरना ये गवर्नमेंट ही फारिग हो जाएगी। तो अच्छा, एक और काम देखिए अब क्या हुआ है। अच्छा, ये वेस्ट वाले ये कैसे एक्सपोज हुए हैं, मतलब इतने झूठ इन्होंने बेबी के लिए बोले। बेबी के, आप देखें गजा में जब जेनोसाइड हो रही थी, इजराइल ने कहा जो यूनरवा है, जो फिलिस्तीनियों के खिलाफ बहबूद के लिए काम करता है, ये टेररिस्ट है, इसमें हमास के लोग हैं। पूरा यूरोप जनाब वो कह रहा है हाँ यूनरवा की फंडिंग बंद करो। हर एक ने इसकी फंडिंग बंद कर दी। इजराइल के झूठों को ये ऐसे प्रमोट करते थे। और आज जरा देखिए हम कहां पर खड़े हैं। लेबनान पर निगोशिएशंस होने जा रहे हैं, जो कि ज़ाहिर सो कॉल्ड निगोशिएशंस होंगे, उसका नतीजा कुछ भी नहीं होगा। उसमें लेबनान में चूंकि फ्रांस का इन्फ्लुएंस है, लेबनान फ्रांस की कॉलोनी रहा है, तो लेबनान में काफ़ी फ्रांस का इन्फ्लुएंस है। तो जब भी ये लेबनान के निगोशिएशंस होते हैं तो उसमें फ्रांस भी शामिल होता है। तो इजराइल ने कहा है कि हम फ्रांस को निगोशिएशन में नहीं बिठाएंगे, क्योंकि फ्रांस जो है ये अनफेयर मीडिएटर है, ये ईमानदार सालिस नहीं है। आप मुझे बताएं कि क्या करना है।
यानी ईरान जंग का क्राइसिस आप देखें, इजराइल क्या कह रहा है, फ्रांस ईमानदार सालिस नहीं है। और कह कौन रहा है, जरा यह भी देख लें, गजा में जेनोसाइड करने की, और सालिस कौन, जो जेनोसाइड के सबसे बड़े स्पॉन्सर हैं, वो सालिस बने बैठे हैं, और वो गारंटर हैं उन सीज फायर के जो आज तक इंप्लीमेंट ही नहीं हो सके, जिन्होंने आज तक एक ढंग का मुआहिदा नहीं किया और कभी उस मुआहिदे पर इंप्लीमेंटेशन नहीं की। वो कह रहे हैं, और ब्लेम भी वेस्ट को कर रहे हैं, यूरोप के सबसे बड़े लीडर को। आपको पता है ये जो लैंड है जहां पर आज इजराइल कायम हुआ है, ये लिवांत का एरिया है, ये बरतानिया और फ्रांस दोनों के पास था। तो ये जो तमाशा यहां पर रचाया गया, ये बरतानिया और फ्रांस दोनों ने रचाया। सो इजराइल कह रहा है कि फ्रांस ऑनेस्ट मीडिएटर नहीं है, और स्पेन के साथ उसने जंग छेड़ दी है। अच्छा, अब जनाब अली, ट्रंप ये कह रहा है कि अगले 24 घंटे बड़े क्रूशल होंगे और हमें पता चल जाएगा कि इससे ईरान सीरियस है या नहीं है। अब उल्टा ईरान को कह रहा है कि सीरियस है या नहीं, तो कामयाब होंगी टॉक्स या नहीं होंगी, हमें 24 घंटों में पता चल जाएगा, ये ट्रंप कह रहा है। और कह रहा है कि हमारे जो वॉरशिप्स हैं इनको एडवांस एमिनेशंस पहुंचाए जा रहे हैं, अगर ये टॉक्स कामयाब नहीं होती तो फिर हम दोबारा हमला करेंगे और स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन जब हम इस्तेमाल करेंगे। बात यह है कि ट्रंप ने और व्हाइट हाउस ने, इन सब ने, और सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने तो दावा किया कि हमने सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए, तो फिर ये दोबारा जंग किस लिए होगी। और दूसरी बात यह है कि अगेन अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि वो दोबारा जंग करे। अभी तो पिछले 40 दिनों का वहां पर हिसाब होना है, मैनी डायमेंशन नहीं, दोबारा जंग में एक पोजीशन में नहीं है। हाँ, फिर बेबी के लिए ड्रैग होंगे, और ड्रैग होंगे तो मैंने आपको बता दिया कि जो बचा है वो भी नहीं बचेगा। यूरोप में सूरत हाल यह है कि विद इन 2 वीक्स जो है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ नहीं खुला तो एयरपोर्ट्स के ऊपर फ्यूल शॉर्टेज शुरू हो जाएगी। यूरोप इस पोजीशन में नहीं है वो इसको अफोर्ड कर सके, इस क्राइसिस को। जो तबाही आई, जो लोग मारे गए मिडिल ईस्ट में पिछले 80 साल में, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। एक्चुअली ये इसराइल और इसके जो स्पॉन्सर हैं वो यहाँ के लोगों को इंसान समझते ही नहीं हैं। लेकिन आज जो है ना, ये खुद इतने दाव पर लग गए हैं कि ये अफोर्ड नहीं करेंगे, ये बेबी की जंगों को अफोर्ड नहीं करेंगे। 2 वीक्स के बाद यूरोपियन एयरपोर्ट्स के ऊपर फ्यूल नहीं होगा, और ये दुनिया की जो मर्जी ताकत लेकर आ जाएं, ये 2 वीक्स में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को नहीं खुलवा सकते। ये 2 वीक्स छोड़ दें, ये 2 साल में भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को नहीं खुलवा सकते हैं, क्योंकि इसका मामला ये नहीं है कि ईरान को वहां पर फौज खड़ी करके बैठा हुआ है जिसको वो ये हटा देंगे वहां से। इन शिपिंग लेन्स को जस्ट अनसेफ करने से ये फारिग हो जाती हैं शिपिंग लेन्स, तो वो अनसेफ को ये सेफ कैसे करेंगे? जंग के जरिए वो सेफ थोड़ी होगी, इनको तो जंग खत्म करनी है, जंग के जरिए वो सेफ रास्ता कैसे हो जाएगा? एंड स्पेन ये कह रहा है, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने फिर कहा कि यूरोपीय यूनियन अपना एग्रीमेंट खत्म करे इसराइल के साथ, और हम लेबनान को नया गजा नहीं बनने देंगे। तो देखें, यूरोपीय यूनियन के अंदर एक डिवीजन कि तुम क्यों नहीं स्टांस ले रहे हैं, तुम क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? तो स्पेन तो कब से कह रहा है, अब फिर वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं। इधर पाकिस्तान कह रहा है कि जेडी वैंस को लाजमी शामिल करना है। अच्छा, अगेन वैसे मैं आपको बता दूं कि जेडी वैंस भी कोई सीरियस निगोशिएटर नहीं है, और उसकी आप बयानात और तकरीरें सुन लें, ही इज नॉट अ सीरियस पर्सन एट ऑल। बट यह है कि वो स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर से क्या बात की जाए, जो नुमाइंदे ही इसराइल के हैं, वो तो अमेरिका के नुमाइंदे नहीं हैं। तो बहरहाल एक बात है, आखिरी खबर सुन लें, ईरान ने बहुत बड़ा हैकिंग ऑपरेशन किया है। जो 8200 इनका यूनिट है, उसके ऊपर सबसे बड़ा साइबर अटैक किया है, और 80 जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका सारे का सारा जो डाटा है वो निकाल लिया गया। उनका नाम, उनको फोटोज, उनकी पर्सनल डिटेल्स, कहां पर गए, क्या हुआ, ये सबसे। और ये वो लोग हैं जो इसराइल की सारी जो साइबर कैपेबिलिटीज हैं उनको ये सारे डिजाइन करते हैं, एआई और एनालिसिस, ये सारा ये वो लोग कर रहे थे जिनको ईरान ने जब हैक किया। इससे पहले वो आर्मी चीफ को हैक उन्होंने किया, और ईरान ने एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा हम अभी अमेरिका पर साइबर अटैक्स नहीं करेंगे क्योंकि अमेरिका के साथ हमारा सीज फायर चल रहा है। काफ़ी क्रूशल होंगे अगले 24 घंटे। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स जो आपके साथ शेयर किया हमने। राज़ रुका कर इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।